किल्ड वैक्सीन। इन प्रिपरेशन में जो बैक्टीरिया है या जो वायरस है उसको मार दिया, खत्म ही कर दिया है। तो बैक्टीरिया की कोई रेप्लिकेशन, कोई डिवीजन कैपेसिटी नहीं है, वो मर चुका है। वायरस की भी कोई रेप्लिकेशन और वायरल असेंबली कैपेसिटी नहीं है, तो वो भी, उसकी भी डेथ हो चुकी, वो भी न्यूट्रलाइज हो चुका है। उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो हमारी बॉडी में जाए, सेल के अंदर इंटर हो जाए और वहां जाकर के रेप्लिकेट करे और अपने जैसे वायरस बनाए, ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है। उनको क्या बोलोगे? इनएक्टिवेटेड। और दिस टाइप ऑफ वैक्सीन पैथोजन किल्ड बाय हीट और केमिकल। These killed pathogens are incapable to replicate but induce। यहां पर एक लिमिटेशन है, आपको इसे समझना पड़ेगा। आपको इसको कुछ इस तरीके से इनएक्टिव करना होगा कि इसके जो सरफेस स्ट्रक्चर हैं, इस पैथोजन की जो प्रोटीन है, जैसे बैक्टीरिया में सेल वॉल हो गया, या जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसमें एचए और एनए, उनमें डीनेचुरेशन ना हो, उन स्ट्रक्चर्स में बदलाव ना हो। क्योंकि यदि स्ट्रक्चर में बदलाव हो गया तो उनके एंटीजन जो ईपीटोप्स हैं वो लॉस हो जाएंगे। जब ईपीटोप्स लॉस हो जाएंगे तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप। तो जब आपको इनएक्टिव करना है तो इनएक्टिव कुछ इस मैनर में करना है कि वो मर जाए, उसकी डिवाइड करने की क्षमता खत्म हो जाए, लेकिन उसके जो सरफेस स्ट्रक्चर हैं उनमें ज्यादा बदलाव ना हो। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई समस्या? तभी तो बैक्टीरिया, नहीं तो आप ऐसे समझ लें, यदि हमें इस तरह की वैक्सीन बनाना हो तो हमारे लिए बहुत सिंपल है। कोई भी सैंपल कलेक्ट करें में और उसको क्या करें, हीट या केमिकल से डीनेचर कर दें, खत्म कर दें, और अगले दिन कहते हैं वैक्सीन है, प्यूरिफाई करके बोले वैक्सीन यूज करो। लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा। जब पैथोजन डीनेचर हो गया, आप लोग पढ़ चुके हो कि जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं उनके सरफेस पर प्रेजेंट बीसीआर, सीक्वेंशियल और कन्फर्मेशनल, दोनों तरह के ईपीटोप क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं, बाइंड होते हैं? नहीं बाइंड होते हैं। और यदि किसी पैथोजन की प्रोटीन पर कन्फर्मेशनल ईपीटोप है तो हीट करने से क्या हो गए? लॉस हो गए। तो आपका प्रोटीन तो लॉस हो चुका है, तो उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स कैसा? उसके अगेंस्ट में कोई रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो जब किल्ड वैक्सीन बनाए जाते हैं तो यहां पैथोजन की किलिंग हुई है, लेकिन किलिंग इस मैनर में किया गया है कि उसके नेचुरल जो प्रोटीन है, सरफेस स्ट्रक्चर है, उनमें कोई बहुत बदलाव नहीं हुआ। इसी वजह से ऐसा नहीं कि उठाया और पानी में डाल के उबाल दिया, बोले हो गया वैक्सीन। आपको हीट डीनेचुरेशन करना पड़ेगा बहुत केयरफुली। समझ में आ रहा है? तभी तो किसी एक किल्ड वैक्सीन को डेवलप करने में कितना टेम्परेचर दें, 45 डिग्री दें, 55 डिग्री दें, कितने समय तक दें, 1 घंटे दें, 2 घंटे दें, तभी तो एक रिसर्च में समय लगता है। तो बाद में समझ में आया कि यदि हम इसको मान लेते फॉर एग्जांपल कि 70 डिग्री पर रखें 3 घंटे के लिए, तो ये डीनेचर हो जाएगा और इसके सरफेस स्ट्रक्चर में कोई बदलाव, तब फिर वो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो यही तो रिसर्च में समय लगता है कि कैसे हम इसको डीनेचर करें जिससे इसके सरफेस स्ट्रक्चर में बदलाव ना हो। तो उसको डीनेचर करना है, फिर एक्सपेरिमेंट करना है, रिजल्ट देखने हैं, अनसक्सेसफुल है, फिर आपको करना है, ऐसे ग्रेडिंग करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और प्रोसीजर आप जब आप उसमें स्टडी कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर स्टडी करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा क्या चेंज आ गया, उस चेंज को कैसे प्रिवेंट करें। ठीक है। हीट इनएक्टिवेशन इज ऑफन अनसेटिस्फैक्टरी। जब आप हीट दोगे तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, बिकॉज इट कॉजेज एक्सटेंसिव डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। Thus, any epitopes that depend on higher order of protein structure are likely to altered significantly। यदि आप हीट देंगे तो जो कन्फर्मेशनल epitope हैं वो लॉस हो जाएंगे, आप उसे रोक नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे केमिकल्स यूज करने हैं जो प्रोटीन के जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड हैं उनको स्ट्रांगली ब्रेक ना करता हो, मोर और लेस थोड़ा उसकी डेथ भी हो जाए और कोई कन्फर्मेशनल चेंज भी ना आए। तो जब आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे होंगे तो आपके कॉलेज में एक बायोलॉजी की लैब होगी, उस लैब में बहुत सारे एनिमल्स रखे होंगे, बहुत सारे, ठीक है, जार में, उसमें एक लिक्विड में पड़े होंगे। जो लिक्विड था उसमें उनका डीनेचुरेशन नहीं हो रहा था, वो डीजनरेट नहीं हो रहे थे, सड़ नहीं रहे थे, नेचुरल जैसे लग रहे थे या नहीं लग रहे? समझ में आ रहा है?
आपको कुछ इस तरीके से केमिकल्स को यूज करना है और पैथोजेंस को इनएक्टिव करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसा तो नहीं आपकी बायोलॉजी की लैब में उनको थोड़ा सा आग दिखा दी, भूंज दिया गया, इसके बाद थोड़ा बहुत वहां पर सुखा दिया गया, सुखा के रख दिया। सत्यम जैसे लोग पहुंच गए थोड़ा नमक लेकर के, तो वहीं पर कोई केकड़ा एकड़ा मिल गया तो उसके टांगे भी खींच लाए, नहीं हो सकता है। तो फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? फॉर्मल्डिहाइड जो है जनरली फॉर्मल्डिहाइड यूज किया जाता है। ठीक है, केमिकल इनएक्टिवेशन विद फॉर्मल्डिहाइड और वेरियस एल्किलाइटिंग एजेंट्स हैज बीन सक्सेसफुल। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, कौन सी वैक्सीन? साल। और इससे पहले कौन पढ़ रखा है बताइए? लाइव एटेन्यूएटेड में कौन सा? इसमें साल्क और सेबिन में नाम कौन सा लग रहा है? किसी का नाम जैसे हो, ठीक है, ध्यान रखोगे तो नाम है यदि तो कोई मतलब जिंदा व्यक्ति होगा। तो लाइव एटेन्यूएटेड में इस तरह से इसको कनेक्ट करना है। देखो मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है, ये बहुत फेमस वैक्सीन है पोलियो की, और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कौन सी किल्ड है और कौन सी अटेन्यूएटेड है। कौन सा? दोनों। जो ये लाइव अटेन्यूएटेड है ना, ये भी दी जाती है, दोनों दी जाती है। आगे पढ़ा जाए, कोई समस्या? तो इस किल्ड वैक्सीन को ध्यान रखोगे। अब देखो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ। किल्ड और लाइव वैक्सीन में एडवांटेज और डिसएडवांटेज को कंपेयर कर लोगे तो इसका आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके रिवर्स होने के चांस नहीं है। रिवर्स होने के चांस। डिसएडवांटेज क्या है उसे समझ लो। पहला डिसएडवांटेज ये है कि जब आप इसे बॉडी में इंजेक्ट करोगे तो ये मरे हुए पैथोजन है, ये सेल के अंदर नहीं जाएंगे, केवल और केवल ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा प्राइमरली। कौन सा रिस्पॉन्स? सेल मीडिएटेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैथोजन मरे हुए तो सेल के अंदर जाएंगे कैसे? तो जा ही नहीं सकते हैं। तो कौन सा रिस्पॉन्स? और दूसरा, आपको बार बार बूस्टर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि ये रेप्लिकेट नहीं करेंगे, इनका नंबर इंक्रीज नहीं होगा। जब बॉडी में इंजेक्ट करोगे तो डीनेचुरेशन ही तो होगा, तो पैथोजन का जो अमाउंट है वो क्या होता जाएगा? एंटीजन का कम होता जाएगा। तो आपको बार बार क्या देना पड़ेगा? बूस्टर डोज देना पड़ेगा। चलिए दूसरी तरफ आते हैं। देखो वायरसेस के अगेंस्ट में जैसे पोलियो है, रेबीज है, इन्फ्लुएंजा है। बैक्टीरिया में पर्टुसिस, बॉर्डेटेला पर्टुसिस, टाइफाइड है, कॉलरा है, प्लेग है एंड क्यू फीवर है। ठीक है, वैक्सीन डेवलप किए, और ऐसा मत सोचिए कि वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है। जो इनकी इफेक्टिवनेस है वो बहुत मिला जुला है। समझ में आ रहा है? जैसे कोरोना में जो वैक्सीन डेवलप की गई, जो वैक्सीन थोड़ा 60% या उससे ऊपर बेहतर थी, उनको इम्यूनाइजेशन में क्या कर लिया? यूज कर लिया। कम से कम 100% प्रोटेक्शन नहीं दे रहे तो 60% तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। कम से कम सीवियर होने से तो पॉपुलेशन बच जाएगी। उसी तरह से जो वैक्सीन होते हैं उनमें अलग अलग जो डेवलपमेंट हुई है, तो ऐसा मत समझिए वो बहुत इफेक्टिव है। तो मिले जुले इफेक्टिवनेस है, ठीक है। लेकिन यदि कोई इंसिडेंस आता है, अचानक फैलता है, जैसे कोरोना की तरह अचानक कोई बीमारी फैलती है, तो इन वैक्सीन को यदि हम यूज कर लेंगे तो थोड़ा बहुत बीमार होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा सीवियरिटी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नो रिवर्जन टू वाइल्ड टाइप कैन बी यूज्ड इन इम्यूनोडिफिशिएंट, ठीक है, इंड्यूस ए प्रोटेक्टिव ह्यूमोरल। डिसएडवांटेज क्या है? रिपीटेड बूस्टर डोज, लेस इफेक्टिव टू इंड्यूसिंग inadequate killing of virulent organism result in occurrence of disease.